तो आज मैं फिर आपके साथ कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। जैसा देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चंपारण के नील उत्पादन करने वाले किसानों एवं नील बागान मालिकों के बीच जब भी कोई तनाव उत्पन्न हुआ तो पुलिस एवं न्यायाधीश के द्वारा किसानों का पक्ष लिया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चंपारण के नील उत्पादन करने वाले किसान और नील बागान मालिक के बीच जब भी कोई तनाव हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, तो हमेशा से पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका जो है ब्रिटिश का पक्ष लिया है, यूरोपिया का पक्ष लिया है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि चंपारण के नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों का शोषण किया गया, लेकिन किसानों के द्वारा उत्पादित नील का उचित मूल्य भी दिया गया। देखिए, पहला लाइन तो सही है कि शोषण किया गया है, लेकिन किसानों के द्वारा उत्पादित नील का उचित मूल्य दिया गया, ये सही नहीं है। क्योंकि किसान के द्वारा जो नील का उत्पादन किया जाता था उसका नाम मात्र का मूल्य दिया जाता था बागान मालिकों के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प देखिए, कह रहा है कि चंपारण के नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर तरह तरह के शुल्क लगाए गए। बिल्कुल सही है कि जो चंपारण का जो नील बागान मालिक था, यह क्या करता था? किसानों के शोषण करने के लिए, अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए किसानों पर तरह तरह के कर लगाता था, शुल्क लगाता था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कृषि के व्यवसायीकरण से संबंधित था। यह भी क्या है? बिल्कुल ही सही था। वहाँ क्या हुआ था? खाद्यान्न फसलों की जगह नील उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा था यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा। इसका मतलब है कि यह जो चंपारण सत्याग्रह है व्यवसायीकरण से संबंधित है। तो इस तरह से देखेंगे 3 और 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कथन आर कहा गया है। देखिए, कथन ए क्या कह रहा है कि चंपारण के मजिस्ट्रेट के द्वारा महात्मा गांधी को वहां से चले जाने का आदेश दिया गया, जिसे स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये बिल्कुल ही सही है कि महात्मा गांधी जब मोतिहारी पहुंचे तो वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने महात्मा गांधी को कहा कि आप यहां से चले जाएं, लेकिन महात्मा गांधी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। गांधी ने कहा कि हमारा मानवीय कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि हम यहाँ के किसानों की समस्या को समझे, जाने, उनसे मिले। रीजन कह रहा है कि ब्रिटिश सत्ता की आज्ञा उल्लंघन के लिए महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया। बिल्कुल ही सही है। जब महात्मा गांधी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और मजिस्ट्रेट के आदेश की अवज्ञा किया तो गांधी के ऊपर क्या हुआ? मुकदमा चलाया गया था। तो ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब इसका विकल्प क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। देखिए, इसका विकल्प हो जाएगा, देखिए ऐसा कहाँ पर है? इसमें ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि FG सलाई की अध्यक्षता में गठित चंपारण कृषि जांच समिति ने तिनकटिया व्यवस्था का समर्थन किया। अब देखिए, ये तो सही है कि FG सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन हुआ था और FG सलाई जो हैं ये मध्य प्रदेश के कमिश्नर थे। इन्हीं की लीडरशिप में क्या हो रहा है? कमेटी बन रहा है। लेकिन ये कमेटी तिनकटिया व्यवस्था का समर्थन किया, ये क्या है? गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस समिति के द्वारा नील बागान मालिकों के द्वारा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस लौटाने का आदेश दिया गया। ये बिल्कुल ही सही है। चंपारण कृषि जांच समिति जब अक्टूबर 1917 अपना रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट में कहा कि तिनकटिया व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और जो नील मालिकों के द्वारा जो अवैध वसूली किया गया है उस अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस मिलना चाहिए। तो ये 2 सही हो जाएगा। तीसरा जो है ये कह रहा है कि चंपारण की भूमि
अद्वितीय एवं असाधारण है जिसने गांधी को महात्मा बना दिया। ये बिल्कुल ही सही है। होता क्या है, जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, किसानों की समस्या को समझते हैं और ब्रिटिश बागान मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं, और जब यह सत्याग्रह सफल होता है तो साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर इससे प्रसन्न होकर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। इसका मतलब 3 भी क्या है, सही है। 4 कह रहा है कि गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। अभी जस्ट बताए हैं, बिल्कुल ही सही है। 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2, 3, 4 देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? अब देखिए विचार ये करना है, जैसे कि पहला पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटिश सत्ता बिहार में नील के अनुबंध वाली खेती को बढ़ावा दे रही थी। ये बिल्कुल ही सही है। होता क्या था, किसानों से एक अनुबंध करवा लिया जाता था जिसमें कि यह लिखवा लिया जाता था कि आपको हम कितना पैसा देने वाले हैं, आपको कितना क्षेत्रफल पर नील उत्पादन करना है। और इसमें क्या होता था, नील बागान मालिकों के द्वारा गलत शर्त अनुबंध करवाया जाता था और किसानों का शोषण हुआ करता था। दूसरा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया तो स्थानीय जनता ने गांधी का साथ ब्रिटिश सत्ता के डर के कारण छोड़ दिया। ये जो विकल्प है गलत है। क्यों? क्योंकि जब जिला मजिस्ट्रेट गांधी को आदेश दिया कि जिले से बाहर चले जाएं तो गांधी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, तो फिर गांधी के ऊपर मुकदमा चला। जब मुकदमा चलाया गया तो चंपारण के हजारों किसान गांधी के समर्थन में आ गए और गांधी की जय का नारा लगाने लगे। इससे सरकार प्रभावित होकर और महात्मा गांधी पर जो मुकदमा चलाया गया था उस मुकदमा को वापस ले लिया जाता है। इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, गलत है। चंपारण सत्याग्रह बिहार के जनमानस को आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। ये बिल्कुल ही सही है। चंपारण सत्याग्रह में जिस तरह से गांधी किसानों के बीच गए, लोगों के बीच गए और जिस तरह से गांधी ने अपनी बातों को रखा, लोगों की समस्या को सुना, उनकी समस्या का समाधान किया, इससे लोग प्रभावित होकर क्या होता है, आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के लोग उससे जुड़ने लगते हैं। चंपारण में नील बागान मालिकों के निर्देशन में नील की खेती भूमि की उर्वरता के नुकसानदायक था। बिल्कुल ही सही है कि जो नील की जो खेती है ये भूमि की उर्वरता के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, क्योंकि इससे क्या होता था, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही थी। इस तरह से देखेंगे तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो हम लोग विकल्प देखते हैं कि 1, 3, 4 कहाँ है। 1, 3, 4 अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो सी है ये क्या है, 1, 3, 4 है। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1, 3, 4 क्या हो गया, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे कितने कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिया गया है, जिनमें कथन 1 को ए, दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए है, यदि गांधी ना होते तो शायद देश की आजादी का स्वरूप कुछ दूसरा होता, और बतख मियाँ ना होते तो गांधी युग भी ना होता। ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यह संभव है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो हमारा देश का आजादी का स्वरूप कुछ और हो सकता था, और बतख मियाँ नहीं होते तो गांधी युग भी नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि जब गांधी चंपारण गए थे और चंपारण के नील बागान मैनेजर इरविन, वहाँ का मैनेजर का नाम था इरविन जब गांधी से असहज हो गया और इरविन जब गांधी को एक खतरा के रूप में देखने लगा तो इरविन ने गांधी की हत्या का प्लानिंग करता है। और फिर बतख मियाँ जो है, ये बतख मियाँ ये इरविन के रसोइया हैं, और बतख मियाँ को कहा जाता है कि गांधी को खाना में जहर मिला कर दो और गांधी को मार दो, लेकिन बतख मियाँ ऐसा नहीं करते हैं, गांधी को बचा लेते हैं। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, यदि बतख मियाँ ना होते तो गांधी युग भी ना होता। आगे देखते हैं, चंपारण के नील बागान का मैनेजर इरविन गांधी के क्रियाकलाप से बहुत परेशान था। अभी बताए हैं, बिल्कुल सही है। उसने गांधी जी की जीवन को समाप्त करने का प्लान बनाया। वो अपने रसोइया बतख मियाँ को गांधी जी के भोजन में जहर मिलाकर देने को कहा, लेकिन बतख मियाँ ऐसा नहीं किया। बिल्कुल ही सही है, दोनों विकल्प सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आर दोनों क्या हो जाएगा, सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और देखिए क्या सब कथन दिया गया है। कथन यहां पर दिया गया है 1914 में एक यूरोपीय मैनेजर से झगड़ा करने की वजह से राजकुमार शुक्ला को कुछ दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा। ये बिल्कुल ही सही है। 1914 में क्या होता है, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला कुछ यूरोपीय बागान मैनेजर से झगड़ा करते हैं, जिस कारण से पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। ये बिल्कुल सही है। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पटना पहुंचे। उसके बाद वो मजरूर हक के घर गए, जिन्होंने अपने घर सिकंदर महल में गांधी जी का स्वागत किया, ठीक है। तो ये देखेंगे कि 10 अप्रैल को गांधी पटना पहुंचते हैं, मजरूर हक के घर जाते हैं और सिकंदर महल के घर में क्या होता है, स्वागत होता है। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज और अगर देखना चाहेंगे, ठीक है, तो ये सही है कि उनके घर में क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है सिकंदर महल। ये सिकंदर महल क्या है, ये मजरूर हक का घर है, सिकंदर महल। तीसरा है कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय गांधी को बिहार के नील उत्पादन करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में जानकारी मिली। तीसरा विकल्प सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? गांधी को पहली बार चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में जानकारी तब मिला जब गांधी लखनऊ स्टेशन में थे, लखनऊ में, और जब उस समय उनको राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताए थे। उससे पहले गांधी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। इसका मतलब तीसरा गलत हो जाएगा। चंपारण के किसानों के द्वारा नील का उत्पादन इसलिए किया जाता था क्योंकि यह खाद्यान्न उत्पादन की अपेक्षा अधिक मुनाफा देता था। यह ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? चूंकि जो नील का उत्पादन किया जा रहा था किसानों के द्वारा, उस नील उत्पादन की कीमत बहुत ही नाम मात्रा में दिया जा रहा था, इसलिए इसमें कुछ मुनाफा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि किसान चाहते थे कि हम नील उत्पादन छोड़कर हम खाद्यान्न फसल लगाएं, लेकिन ब्रिटिश बागान मालिक जबरदस्ती बलपूर्वक नील का खेती करवाता था। तो 1 और 2 सही है। तो विकल्प देख लीजिए कि कहाँ कहाँ 1 और 2 है। देखिए विकल्प डी हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। देखिए क्या है ए में, चंपारण के नील उत्पादन करने वाले किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। बिल्कुल ही सही है, ये सही है, दयनीय स्थिति है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन से गांधी सीधे चंपारण को रवाना हो गए। ये गलत है, क्योंकि क्या होता है, गांधी लखनऊ कांग्रेस स्टेशन से सीधे चंपारण नहीं जाते हैं। जब राजकुमार शुक्ला कांग्रेस स्टेशन में गांधी जी से कहते हैं चंपारण चलने के लिए, वहां की किसानों की दुर्दशा देखने के लिए, तो गांधी उस समय विनम्रता पूर्वक इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। तो गांधी लखनऊ से कानपुर जाते हैं, फिर कानपुर से अहमदाबाद आते हैं, और फिर अहमदाबाद से कोलकाता जाएंगे, और फिर कोलकाता से कहाँ आते हैं, चंपारण आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये सही है, आर गलत है। देखिए ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कथन यहां पर दिया गया है, चंपारण के किसानों की अज्ञानता ही यूरोपीय बागान मालिक के द्वारा उनके दमन का मुख्य कारण था। यह बिल्कुल सही है। चंपारण के किसान क्या थे, अशिक्षित थे, और इस कारण से क्या होता था, चंपारण के बागान मालिक इनका बहुत शोषण करता था। तो ये तो सही है। एनजी रंगा के द्वारा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया। ये भी सही है। एनजी रंगा जो हैं एक समाजवादी लीडर हैं। इनको लग रहा था कि गांधी की सत्य अहिंसा के बल पर जो यहाँ सत्याग्रह करने के लिए आए हैं, ये सफल नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा कि जो नील बागान मालिक है वो और किसान के विरोध में चला जाएगा और किसानों का शोषण बढ़ेगा। इस कारण से गांधी के सत्याग्रह के विरोध में थे एनजी रंगा। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अपने पास
पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने के विरुद्ध किया। ये बिल्कुल सही है। 1906 का समय है जब गांधी क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जब यह कहा गया था भारतीयों को कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन कार्ड हमेशा अपने पास में रखना होगा, तो गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया था और ये गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और रजिस्ट्रेशन के खिलाफ किया गया था। तो 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी स्वतः संज्ञान लेते हुए चंपारण की किसान की समस्या के समाधान के लिए चंपारण गए। ये बिल्कुल ही गलत है। गांधी स्वतः समाधान संज्ञान लेते हुए नहीं गए हैं, बल्कि गांधी को राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया है। राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया है। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे विकल्प ए केवल 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए क्या विचार करना है। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जिला प्रशासन के निष्कासन आदेश की अवज्ञा करना भारत में सविनय अवज्ञा के प्रथम व्यवहारिक प्रयोग में से एक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें क्या कह रहा है कि गांधी जी जब चंपारण गए तो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, आपका यहाँ रहना अशांति उत्पन्न कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो गांधी ने चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश मानने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से जो है ये जो आदेश की अवज्ञा करना भारत में सविनय अवज्ञा का प्रथम व्यवहारिक प्रयोग था। दूसरा है कि चंपारण जांच समिति में गांधी जी को एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। जो चंपारण कृषि जांच समिति बना था उसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। चंपारण आंदोलन का तात्कालिक उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था, ना कि कृषक समस्याओं का समाधान। देखिए चंपारण आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति नहीं था, तात्कालिक उद्देश्य इसका उद्देश्य था जो किसान की जो समस्या है, जो नील उत्पादन करने वाले जो किसानों का शोषण हो रहा है नील बगान मालिकों द्वारा, इसके खिलाफ ये सत्याग्रह है। चंपारण में गांधी जी शिक्षा, स्वच्छता, ग्राम सुधार के कार्यक्रमों को आंदोलन का अभिन्न अंग बनाया। ये बिल्कुल ही सही है। जब गांधी जी चंपारण गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ सिर्फ नील्हे बगान मालिकों का शोषण ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं, बीमारी है, गंदगी है। तो गांधी ने इन सारे चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गांधी ने सुधार किया। इसे हम रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार गांधी सत्याग्रह के साथ साथ क्या कर रहे हैं, चंपारण में रचनात्मक कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और गांधी का मानना था कि हम ब्रिटिश के खिलाफ तभी लड़ पाएंगे जब हमारा समाज अंदर से मजबूत होगा। तो गांधी कहीं न कहीं समाज को भी अंदर से मजबूत कर रहे हैं। जो समाज खोखला था गरीबी के कारण और शिक्षा के कारण, बीमारी के कारण, तो उसको उस संदर्भ में गांधी सुधार कर रहे हैं। 1, 2, 4 क्या हो जाएगा, विकल्प सही है। 1, 2, 4 देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी क्या है, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है इसको देख लेते हैं। गांधी जी ने चंपारण में औपनिवेशिक राज्य की वैधता को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके विधिक ढांचे के भीतर नैतिक दबाव उत्पन्न करने की रणनीति अपनाई। ये बिल्कुल ही सही है। गांधी जी औपनिवेशिक राज्य की वैधता को अस्वीकार नहीं कर रहे। गांधी यह नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी के ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, बस उसमें एक नैतिक दबाव दे रहे हैं कि आप जो कानून बना रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वह मानवीय हितों के अनुसार होना चाहिए, वह मानवीय होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। जैसे गांधी जी कहते हैं कि जिस तरीके से लोगों को बलपूर्वक नील उत्पादन करवाया जा रहा है, अवैध वसूली किया जा रहा है, यह ना सिर्फ कानूनन ठीक है बल्कि यह नैतिक रूप से सही नहीं है। तो इस प्रकार का एक नैतिक दबाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख उपकरण कर अदायगी से इनकार था, जैसा कि बाद में बारडोली और सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को मिला। ये गलत है। चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख उपकरण ये नहीं था कि हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स तो देगा ही देगा किसान, बस यही कह रहा था
कि हमसे जो अवैध वसूली किया जा रहा है, हमसे जो बलपूर्वक तिनकठिया जो करवाया जा रहा है, नील की खेती करवाया जा रहा है, इसके खिलाफ था किसान, टैक्स के खिलाफ नहीं था। कह रहा है कि यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एलीट राजनीति से जन आधारित राजनीति की ओर संक्रमण का प्रारंभिक संकेतक था। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से पहले क्या होता था, कांग्रेस जो है वह एलीट राजनीति क्या करता था। एलीट राजनीति का मतलब था कांग्रेस का जो राजनीति है वे जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, जो जमींदार हैं, जो वकील हैं, जो पत्रकार हैं, ठीक है, जो मध्य वर्ग हैं, उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। उसमें निचले तबकों के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, उनके समस्याओं को नहीं देखा जा रहा है। और लेकिन जब गांधी आए तो गांधी सीधे कहाँ चले गए, गांव चले गए, खेत खलिहान चले गए, किसानों से मिले और निचले तबके की समस्याओं को राष्ट्रीय राजनीति में रखने का प्रयास कर रहे हैं, निचले तबके के लोगों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं एलीट राजनीति से क्या हो गया, जन आधारित राजनीति की ओर संक्रमण का प्रारंभिक संकेतक था। इस तरह से चंपारण में गांधी जी की भूमिका मुख्यतः एक कृषक विद्रोह के नेता की थी, ना कि मध्यस्थ के। ये गलत है। गांधी जी कोई कृषक विद्रोह के नेता के रूप में नहीं गए थे, एक मीडिएटर के रूप में गए हैं गांधी जी। तो इस तरह से देखेंगे 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए विकल्प 1 और 3 कहाँ है, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या हो जाएगा, है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, पहला कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रवाद में रचनात्मक कार्य और राजनीतिक प्रतिरोध के समन्वय की नींव रखी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या हो रहा है, गांधी सिर्फ राजनीतिक प्रतिरोध ही नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिरोध का मतलब हो गया जैसे गांधी चंपारण के नील बगान मालिकों के अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं, ब्रिटिश सत्ता के आदेश के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ गांधी जब चंपारण आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ किसानों का शोषण ही नहीं हो रहा है नीले बगान मालिकों द्वारा, बल्कि यहाँ गरीबी भी है और शिक्षा भी है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो इन सारे चीज़ों के खिलाफ गांधी ने क्या किया, रचनात्मक कार्य किया है। तो इस तरह से ये जो चंपारण सत्याग्रह है कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रवाद में रचनात्मक कार्य और राजनीतिक प्रतिरोध के समन्वय की एक नींव रख रहा है। चंपारण में गांधी जी द्वारा सरकारी आदेश की अवज्ञा का उद्देश्य औपनिवेशिक राज की संपूर्ण वैधानिकता को अस्वीकार करना था। ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी द्वारा सरकारी आदेश की अवज्ञा का मतलब ये नहीं है कि गांधी ब्रिटिश सत्ता की संपूर्ण जो संप्रभुता है उसकी मतलब अवहेलना कर रहे हैं, उसे अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसका मतलब ये है कि गांधी कह रहे हैं कि जो आदेश है जिला मजिस्ट्रेट का, उस आदेश को हम इसलिए इनकार कर रहे हैं, इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हमारा अंतःकरण जो कह रहा है वह यह कह रहा है कि हमें किसानों से मिलना चाहिए, किसानों की समस्या को समझना चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए आपके आदेश से ऊपर हमारा जो नैतिक दायित्व है, जो हमारा नैतिक कानून है, वो सर्वोच्च है। चंपारण प्रकरण में सरकार द्वारा गांधी जी को जांच समिति में शामिल किया जाना औपनिवेशिक शासन द्वारा सहमति आधारित नियंत्रण की रणनीति का उदाहरण माना जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में क्या है, ऐसा माना जा रहा है कि जब भी कोई मूवमेंट होता है किसी सरकार के खिलाफ, किसी सत्ता के खिलाफ, तो सत्ता यह प्रयास करती है उस आंदोलन करने वाले नेताओं को जांच में, या हो सकता है कोई कमेटी बना, कोई आयोग बना, उसमें शामिल कर लिया जाए। इससे क्या हो जाएगा, आंदोलन धीमा पड़ जाएगा और शांति स्थापित करना आसान हो जाएगा। इसलिए गांधी को भी क्या किया गया है, कमेटी में शामिल कर लिया गया है। चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रवाद में राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स से एथिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत है। ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से पहले क्या था, जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स है। मतलब हमारा क्या अधिकार है, जैसे कांग्रेस ब्रिटिश से डिमांड कर रहा है कि हमें काउंसिल में प्रवेश चाहिए, काउंसिल में सीटों की संख्या बढ़ा दो, आयकर को कम कर दो, या फिर प्रेस फ्रीडम की मांग कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम की मांग कर रहा है। तो गांधी कह रहे हैं कि हमें अधिकार से आगे बढ़कर एथिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाना होगा। मतलब कि हमारा अधिकार क्या है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा
कि हमारा नैतिक दायित्व क्या है, मनुष्य होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व क्या है। जैसे मनुष्य होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि हम चंपारण के मजिस्ट्रेट की आदेश का अवज्ञा करें और किसानों से मिलें। मनुष्य होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि चंपारण के नील बागान के जो मालिक जो शोषण कर रहा है, हम उसका प्रतिरोध करें, उसके खिलाफ सत्याग्रह करें। तो ये हो गया, ये भी सही है। 1, 3, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए विकल्प 1, 3, 4 कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे विकल्प 1, 3 जो 4 है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 1, 3, 4। विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1, 3, 4। इस तरह से आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। चंपारण में गांधी जी ने राजनीतिक प्रतिरोध, सामाजिक पुनर्निर्माण, स्थानीय नेतृत्व निर्माण को एकीकृत किया। ये बिल्कुल ही सही है। अब चंपारण में गांधी जी गए हैं तो राजनीतिक प्रतिरोध क्या है, ब्रिटिश सत्ता के आदेश के खिलाफ, चंपारण के नील बागान मालिकों के खिलाफ। सामाजिक पुनर्निर्माण, गांधी जब देखे हैं चंपारण में अशिक्षा है, गरीबी है, स्वास्थ्य की समस्या है, सामाजिक कुरीतियां हैं, इनके खिलाफ लोगों को जागरूक किया, एकजुट किया। स्थानीय नेतृत्व निर्माण, गांधी वहां पर कुछ लीडर का भी निर्माण किए हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे, मजहरूल हक थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे। इन लोगों में नेतृत्व क्षमता का विकास किया, कैसे जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से बात करना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, जिसका फायदा हमें आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलेगा। चंपारण सत्याग्रह को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला ऐसा चरण माना जा सकता है जिसमें सबाल्टर्न ग्रीवांसेज को राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में संस्थागत रूप से स्थान मिला। तो इसमें आप देखेंगे कि इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या हो रहा है, पहली बार जो शोषित दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को, उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय राजनीति में एक विमर्श के रूप में रखा जा रहा है। तो दो भी सही है। चंपारण में गांधी जी की रणनीति का मूल उद्देश्य औपनिवेशिक राज्य के साथ किसी प्रकार के संवाद को अस्वीकार करना था। ये गलत है। गांधी जी औपनिवेशिक राज्य के साथ किसी प्रकार की संवाद को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं और गांधी जी कमेटी का मेंबर भी बने हैं। चंपारण सत्याग्रह ने गांधीवादी राजनीति में नैतिक वैधता, मोरल लेजिटिमेसी को वैधानिक वैधता, लीगल लेजिटिमेसी से प्रतिस्थापित करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। ये बिल्कुल ही सही है। जब गांधी यह कह रहे हैं कि चंपारण की जिला मजिस्ट्रेट का आदेश को वैधानिक वैधता प्राप्त है, एक सत्ता ने आदेश दिया है, एक सिस्टम ने आदेश दिया है, लेकिन हमारा अंतःकरण कह रहा है कि आप इस आदेश को नहीं मानिए, क्योंकि आपका नैतिक दायित्व है कि किसानों की समस्या को देखें, उनकी समस्या को समझें। और इस प्रकार से ये आपका मोरल ड्यूटी हो जाता है, नैतिक कर्तव्य हो जाता है। और जहाँ पर जो लीगल जो वैधता है, जो वैधानिक वैधता है चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को, उस वैधानिक वैधता से ऊपर कहीं न कहीं मोरल लेजिटिमेसी, नैतिक वैधता स्थापित करने का प्रयास दिख रहा है। तो 4 भी क्या है, सही है। 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।